मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, हर टॉपिक को कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो कोई भी प्रश्न आपका इतिहास, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे इस इतिहास के क्लास को अगर कोई इतिहास सब्जेक्ट रखने वाला बच्चा भी अगर पढ़ेगा, जैसे कोई इतिहास से मतलब लेक्चररशिप का परीक्षा देना चाह रहा है, तो वो भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि इतनी गहराई से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ छूट नहीं रही है। फिर बाद में जो है ये सारा जब हो जाएगा तो समराइज क्लास जब लेंगे तो 3-4 दिन में पूरा इतिहास जो है उसका आउटलाइन बना देंगे। 3-4 क्लासेस में ही पूरा आउटलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी पूरा गहराई से सारा पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ भी छूट नहीं रहा है, ठीक। तो स्वाधीनता आंदोलन में जो है हम लोगों ने अध्ययन क्या क्या कर लिया था। इसके पहले गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिए थे, ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन के बाद में क्या देखा था हम लोगों ने? प्रांतीय चुनाव। हाँ, 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ था। और प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों में सरकार बनाई थी? 8 राज्यों में। 11 राज्यों में चुनाव हुआ था और 8 राज्यों में सरकार बनाई थी, ठीक। तो 8 राज्यों में 5 राज्यों में उसको पूर्ण बहुमत मिला था, बाकी 3 राज्यों में समर्थन से सरकार बनाई थी। तो लेकिन एक ऐसी घटना घटित हो जाती है उस समय 1939 में। क्या शुरू हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के साथ ही जो है जो उस समय का वायसराय था, गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय का वायसराय था। इसने बिना मतलब सरकार की जो भी सरकारें थी राज्यों में, उनसे बिना जो है सहयोग मतलब विचार विमर्श किए, परामर्श किए और भारतीय सेना को युद्ध में भेज देता है। तो इससे कांग्रेस नाराज़ हो जाती, क्योंकि 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तो उन्हें लगता है कि हमें कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और बिना हमारे विमर्श से ही जो है वायसराय ने ऐसा कदम उठाया है। तो 28 माह की शासनकाल में कांग्रेस की सरकार 28 माह चलती है और जो है 1939 में कांग्रेस के सभी राज्यों में 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे देती है और वहाँ की सरकारें गिर जाती हैं। तो इस गिरी हुई सरकार जो कि अक्टूबर 1939 की जो है सिचुएशन थी, तो 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में कौन मनाता है? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना इसको क्या कहते हैं? मुक्ति दिवस। इस दिवस को किस रूप में मनाया उन्होंने? मुक्ति दिवस या फिर धन्यवाद दिवस। मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस 22 दिसंबर 1939 का दिन था, क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश राज्य जो है उन्होंने सभी राज्यों से इस्तीफा दे दिया, तो कांग्रेस की सरकार गिर गई वहाँ पर। तो इसीलिए कहा कि कांग्रेस से भारत क्या हो गया? मुक्त हो गया। इसलिए इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और इसे धन्यवाद दिवस भी कहा गया। और इसके समर्थन के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी समर्थन किया था इसका, मुक्ति दिवस का, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने कहानी देख ली थी, पढ़ ली थी। अब जब जिन्ना इस तरीके से यहाँ पर उठ रहे हैं, 22 दिसंबर 1939 की बात है। इसके बाद में जो है मार्च में सम्मेलन होता है, एक लाहौर अधिवेशन होता है, किसका? लीग का। और उस लाहौर अधिवेशन में ही जिन्ना पाकिस्तान राज्य की, देश की एक राष्ट्र, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि इनको यहाँ पर 11 प्रांतों में से सिर्फ 2 प्रांतों में सरकारें बना पाई थी मुस्लिम लीग ने सिर्फ। तो इनको ये लग रहा था कि अगर भारत में हम रहे, अंग्रेज, ये तो दिख रहा था कि अंग्रेज अब भारत को छोड़ने वाले हैं, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और इसके बाद अगर यहाँ चुनाव हुए, कुछ भी हुए, तो अभी ये हाल है, तो इसके बाद भी हमको कोई सीटें मिलेंगी नहीं। तो इसलिए क्यों ना हम अपने एक अलग देश के, अपनी जाति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर एक अलग से देश की मांग कर लें, और जिसकी वजह से अंग्रेज हैं तो वो बांट करके चले जाएंगे, देश को विभाजित करके चले जाएंगे, जिससे कि हम मतलब हमको जो है अपने एक राष्ट्र में मतलब सरकार चलाने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर्स थे, तो उनके आगे जिन्ना की नहीं चलने वाली थी। इसलिए ये बात ये समझ रहा था जिन्ना।
तो जिन्ना पहले तो कांग्रेस का समर्थक था, लेकिन धीरे धीरे करके उसको ये राजनीति में लगने लगा कि अब मुझे जो है तवज्जो नहीं मिलेगा कांग्रेस में, तो इसलिए इसने मतलब पाकिस्तान की मांग करनी शुरू कर दी। तो अब इस यहाँ पे इसी कहानी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये यहीं से जुड़ा हुआ मुद्दा है 22 दिसंबर 1939 के आगे की कहानी। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पाकिस्तान कैसे अस्तित्व में आया, ठीक है, क्योंकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। तो पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ, यानी पाकिस्तान जो है वो अस्तित्व में कैसे आया, तो आज यही हम पढ़ेंगे, पाकिस्तान का जन्म। ठीक है भाई, जन्म हुआ है और भगवद गीता में कहा भी गया है जिसका जन्म होता है वो मरता ज़रूर है, नष्ट उस मतलब जन्म लिया है तो उसे मरना है। तो पाकिस्तान ने जन्म लिया है तो मरेगा, ख़त्म होगा, अर्थात कोई ऐसा समय आएगा कि पाकिस्तान फिर से भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि भारत तो हिंदुस्तान तो सनातन है। भारत देश हमारा जब किसी और देशों का अस्तित्व नहीं था, कोई जानता नहीं था कि दुनिया में अमेरिका भी है और फ्रांस भी है, ऐसे देश भी हैं, तब से हमारा देश है, सनातन समय से है, इसका न जन्म हुआ है, और जब जिसका जन्म नहीं हुआ है तो मरेगा भी नहीं। तो हिंदुस्तान राष्ट्र हमेशा रहेगा और इसी से जन्म लिया है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो आने वाले कुछ दशकों में, कुछ वर्षों में पाकिस्तान एक ऐसा देश में कोई ऐसा लीडर आएगा कि पूरे जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अफ़गानिस्तान तक जो है भारत का झंडा फहराया था, सीमा बढ़ाई थी, उसी तरीके से कोई ऐसा एक छत्र प्रधानमंत्री होगा जो इस तरीके से व्यवस्था कर सकता है आने वाले समय। तो जिस जन्म हुआ है तो ये मरेगा ही। तो पाकिस्तान के जन्म की बात करते हैं। देखो एक कहानी, इसको हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कहाँ से इसके जन्म की बात आती है। बात बंगाल विभाजन से शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन से इसके हमको बीज दिखाई देने लगते हैं। कहाँ से? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। 1905 में करजन ने क्या कर दिया? बंगाल को विभाजित कर दिया। ठीक है, बंगाल जो कि दो भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये था बंगाल का पूरा हिस्सा जिसमें बिहार, उड़ीसा और आपका बंगाल, ये तीनों प्रांत शामिल थे। तो इसने क्या किया कि बंगाल को पूरब और पश्चिम दो भागों में बांट दिया। इधर का हो गया पूर्वी बंगाल, ठीक है, और इधर का हो गया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मोस्टली जो है मुस्लिम बाहुल्य था, हालांकि हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं की संख्या भी काफ़ी थी, लेकिन पश्चिमी बंगाल में ज़्यादातर कौन थे? हिंदू थे। तो इसलिए इसने धर्म के आधार पर भारत को सबसे पहले विभाजित किया। तो यहीं से तो शुरू हो गया धार्मिक विभाजन भारत का। धर्म के आधार पर सबसे पहले भारत का विभाजन किसने किया? करजन ने। 1905 में इसने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। तो जब ये विभाजित हो गया तो आपने जो है आगा खां का नाम सुना होगा, हमने पढ़ाया था ना, पूरी कहानी बताई थी। आगा खां को मोहरा बना करके उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय था। तो 1906 में शिमला में एक जो है विशिष्ट दल जो है शिमला में, इनका आगा खां के नेतृत्व में, जो पढ़े लिखे मुस्लिम थे, जो मतलब अभिजात वर्ग के मुस्लिम थे, वो आगा खां के नेतृत्व में कहाँ जाते हैं? शिमला में जाते हैं, मिलते हैं। और शिमला में उस समय मिंटो था, वहाँ पर बैठा हुआ, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, तो मिंटो के साथ में शिष्ट वार्ता होती है और इसी में मिंटो जो है इस आगा खां को बोलता है कि तुम लोग जो है कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे मतलब तुम्हारा नेतृत्व हिंदुस्तान में बढ़े। तो दोनों में ऐसी बातें होती हैं। फिर कहता है तुमको एक उपहार हम देंगे आने वाले समय में। तो उपहार ये देते हैं किस तरीके से? 1909 के अधिनियम में, मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। लेकिन इसके पहले ये एक बीजारोपण हो जाता है एक कांग्रेस के अलावा एक नई जो है पार्टी का, संगठन का, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 1906 में ही, दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 का दिन था। इस दिन जो है ढाका में, कहाँ पर? ढाका, यहाँ पर ढाका है बांग्लादेश में ये आज। ठीक है, तो ढाका में जो है बैठक होती है और यहाँ के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में बैठक होती है और यहीं पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग संगठन अस्तित्व में आता है। ठीक, तो आगा खां इन सबके प्रयासों से ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में हो जाती है। ठीक, ये तो यहाँ की कहानी हुई। अब इसके बाद में जो पुरस्कार देता है मिंटो, वो मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से देता है। मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से मुसलमान धर्म को एक सुधार देता है 1909 के अधिनियम के तहत, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
अब यहाँ बांटने की नीति हो रही ना, शुरू हो रहा है 1905 से, और इसको धीरे धीरे, क्योंकि ये मतलब पूरी रणनीतिक तरीके से अंग्रेज जो है कर रहे थे कि भारत को एकदम बिल्कुल हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों में विभाजित करके और बिल्कुल बर्बाद कर दे रहा है हिंदुस्तान को। तो इस तरीके से यहाँ पर 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था दे दी कि मुस्लिम धर्म अलग है, हिंदुओं से अलग है, तो तुम्हारे जो भी निर्वाचन होगा उसमें तुम्हारे ही धर्म के लोग खड़े होंगे और तुम्हारे ही धर्म के लोग वोट देंगे। तो ये व्यवस्था यहाँ से शुरू कर दी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से। ये तो बात मतलब इसका बीजारोपण हो गया कि अब मुसलमान अलग होने वाले हैं, ठीक। इसके बाद में इलाहाबाद में एक सम्मेलन होता है लीग का, किसका? मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का सम्मेलन इलाहाबाद में होता है 1930 में। कब होता है? 1930 में। तो 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में एक बहुत राष्ट्रीय कवि थे, महान कवि थे, कवि इकबाल। क्या नाम था उनका? कवि इकबाल, ठीक। अल्लामा इकबाल के नाम से जाने जाते हैं, इकबाल, अल्लामा इकबाल के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर 1930 ईस्वी में कहा कि मुसलमानों के लिए भारत से अलग एक राष्ट्र होना चाहिए। इन्होंने नाम नहीं दिया कि किस नाम से वो राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन 1930 ईस्वी में सबसे पहले अगर किसी पृथक राष्ट्र की बात की कि मुसलमानों के लिए भारत से पृथक राष्ट्र होना चाहिए, तो किसने बात की? वो कवि इकबाल ने, ठीक है। 1930 में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था, किसका अधिवेशन था? लीग का अधिवेशन था। तो लीग के अधिवेशन में इकबाल, ये वही इकबाल है जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, ये लिखा है ना इन्होंने, तो इन्होंने ही लिखा है, इकबाल जी ने। तो सबसे पहले इन्होंने इस चीज़ की मांग की और इन्होंने बताया भी कि जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, जो कौन सा प्रांत है? पश्चिमोत्तर, ये वाला। रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द के लिए इसका बताया कि पी फॉर किसके लिए है? पंजाब के लिए। पी का मतलब पंजाब। ये किसके लिए बताया? अफगानिस्तान, अफगान के लिए। ये पश्चिमोत्तर प्रांत था। ये कौन सा प्रांत था? पश्चिमोत्तर। वही पश्चिमोत्तर प्रांत जो किसका था? सीमांत गांधी वाला, ये वाला क्षेत्र, ठीक। पश्चिमोत्तर प्रांत के लिए इसने क्या बताया? अफगान राज्य इसमें शामिल होना चाहिए। और के किसके लिए बताया? कश्मीर के लिए। के किसके लिए बताया? कश्मीर के लिए। और इसके अलावा एस बताया सिंधु के लिए। एस किसके लिए? आई तो ऐसे ही लगा दिया। एस किसके लिए बताया? सिंधु के लिए, ठीक है। और टी, ये तान, बलूचिस्तान के लिए। तान किसके लिए? बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान, ठीक है। पीछे वाला पीछे का जो है तान ले लिया, बलूचिस्तान का क्या ले लिया? तान। और बाकी राज्यों के आगे का ले लिया, पी। पंजाब आगे का ले लिया, अफगानिस्तान ये आगे का ले लिया, कश्मीर का के ले लिया, और सिंध का जो है यस ले लिया। सिंधु नहीं, ये सिंध है, सिंध राज्य, ठीक है। और तान जो है बलूचिस्तान का ले लिया। तो 5 राज्यों को मिला करके क्या बनना चाहिए? पाकिस्तान। 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो अब इसमें कौन कौन से इसने बताया? एक तो ये कश्मीर वाला हिस्सा है, ये इसने कश्मीर का बताया, और ये अफगान वाला जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, और ये सिंध वाला प्रांत, ये सिंध, और ये आपका बलूचिस्तान। इस तरीके से इसने बताया कि इनसे क्या बनना चाहिए? पाकिस्तान बनना चाहिए। तो ये किसने बताया? रहमत अली ने। तो नामकरण किसने दिया? रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक पंपलेट छापा था। उस पंपलेट में इस बात को लिखा था बाकायदा, ठीक है, इसको लिखा था उसने। तो इस तरीके से 1933 की ये बात हो गई। इसके बाद में अब 1937 के चुनाव होते हैं, प्रांतीय चुनाव होते हैं। अब तक जिन्ना जो है इसमें भागीदार नहीं थे, वो इसके पक्ष में नहीं थे कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र होना चाहिए मुसलमानों के लिए। लेकिन जब जिन्ना साहब देखते हैं 1937 का चुनाव हुआ, प्रांतीय इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में उनको सीटें बहुत कम मिली, 51 सीटें मिली खाली। वो भी किस पे मिली? रिजर्व सांप्रदायिक निर्वाचक व्यवस्था के तहत जो 482 सीटें रिजर्व थी, उस पर उन्होंने सब पे खड़ा कर दिया, और सिर्फ कितनी सीटें मिली? 51 सीटें मिली। तो 2 राज्यों में सिर्फ मिलीजुली सरकार बना पाए। इसकी वजह से इनको बड़ा डर बैठ गया अंदर कि आने वाले समय में तो हमारा जो है बोरिया बिस्तर बंधने वाला है, यानी हमको कोई भी राजनीतिक व्यवस्था के भारतीय राजनीति में स्थान मिलेगा नहीं शायद, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जब सम्मेलन होता है कहाँ का? लाहौर का। अब लाहौर अधिवेशन देखो, एक लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, कांग्रेस का हुआ था, और ये लाहौर अधिवेशन किसका होता है? लीग का होता है। लाहौर अधिवेशन लीग का होता है, ठीक है। लाहौर यहाँ पर है पंजाब प्रांत में, ठीक है। लाहौर पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब में, भारत में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्या है? लाहौर। तो लाहौर अधिवेशन 1940 में होता है, मार्च 1940 में होता है, ठीक। 1940 में
होता है। 23 मार्च की डेट थी, कौन सी डेट थी? 23 मार्च। 23 मार्च वैसे किस लिए जाना जाता है? शहीद दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में। तो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में जिन्ना साहब स्पष्ट रूप से जो है मांग करते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान राष्ट्र अलग से होना चाहिए। तो पहली बार पाकिस्तान राष्ट्र की मांग करने वाला कौन व्यक्ति था? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अभी तक तो वैसे बात चल रही थी, लेकिन सबसे पहले मतलब बिना कोई नाम लिए मुसलमानों के लिए एक नया राज्य होना चाहिए, वो किसने कहा था? इकबाल ने, कवि इकबाल ने। लेकिन पाकिस्तान नाम लेकर के मंच के माध्यम से, लीग के मंच के माध्यम से किसने कहा? जिन्ना ने कहा। और रहमत अली कोई लीग से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था, वो कहाँ से था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। तो उसने नामकरण किया था, पाकिस्तान का नामकरण। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें 23 मार्च को, अब यहाँ पर 23 मार्च को जो पाकिस्तान का रूपरेखा है, पाकिस्तान कैसे होना चाहिए, क्या प्रांत होने चाहिए, ठीक है, वो सब रूपरेखा तैयार करते हैं सिकंदर हयात। कौन तैयार करता है? सिकंदर हयात। ठीक, सिकंदर हयात ने इसका प्रारूप तैयार किया, किसका? पाकिस्तान का। ठीक, लाहौर अधिवेशन में। और इसको प्रस्तुत किया फजलुल हक ने। प्रस्तुत किसने किया? फजलुल हक ने। ठीक, जो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री कहाँ के थे? बंगाल के। कृषक प्रजा पार्टी के लीडर थे, और बल्कि इसकी स्थापना भी की थी। और बंगाल में ये प्रधानमंत्री थे उस समय, बंगाल के प्रधानमंत्री। बंगाल राज्य में जो है लीग ने अपना सरकार बनाई थी कृषक प्रजा पार्टी के सहयोग से, और कृषक प्रजा पार्टी का ही व्यक्ति जो था फजलुल हक, वो क्या था? प्राइम मिनिस्टर था। तो इसने इसको प्रस्तुत किया, यानी जो प्रारूप थी, जो रूपरेखा जिस कागज़ में लिखी थी, उस कागज़ को जा करके पढ़ा किसने? फजलुल हक ने। उन्होंने प्रस्तुत किया, फजलुल हक। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है। और समर्थन भी करने वाला होना चाहिए, कोई उसका समर्थन भी करने वाला होना चाहिए ना। तो प्रारूप बनाया तो सिकंदर हयात ने, प्रस्तुत किया फजलुल हक ने, और समर्थन किया, यानी ताली बजा करके उसका समर्थन सबसे पहले किसने किया? खली कुज्जमा ने। किसने किया? खली कुज्जमा ने। कुज्जमा, हाँ, खली कुज्जमा। तो ये 3 नाम आपको याद रखने, फिर से याद रखो। सिकंदर हयात ने प्रारूप बनाया, पाकिस्तान का प्रारूप बनाया, और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को। और समर्थन किया, यानी हाथ उठाकर कहा नहीं, हाँ बढ़िया, यही होना चाहिए। तो किसने कहा? खली कुज्जमा ने। तो ये 3 नाम है। और चौथा नाम जो सबसे पहले मांग किया था पाकिस्तान का, जिन्ना ने। ठीक, जिन्ना ही अध्यक्ष थे इस लाहौर अधिवेशन के। जिन्ना ही क्या थे? लाहौर अधिवेशन के 1940 के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में इस बात को कहा, उसके बाद में प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक, और इसी को जिंदा रखने के लिए, पाकिस्तान की मांग को जिंदा रखने के लिए 23 मार्च के दिन को इन्होंने जो है मेमोरेबल बनाने के लिए, स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए 23 मार्च 1943 को, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1943 को किस रूप में मनाया गया? पाकिस्तान दिवस के रूप में। ठीक, क्योंकि अभी पाकिस्तान मिला तो था नहीं, तो पाकिस्तान की मांग को जो है जिंदा रखने के लिए इन्होंने इसको पाकिस्तान दिवस के रूप में घोषित कर दिया, मनाया 23 मार्च 1943 को। ठीक, हाँ 43 को, मतलब अभी मांग की थी, लेकिन मांग करने के बाद ऐसा तो है मिल नहीं गया। तो ये चीज़ भूल न जाए लोग, अंग्रेज़ों को पता रहे, इसलिए इन्होंने प्रोपेगेंडा किया 3 साल बाद कि 23 मार्च 1943 को हमने मांग की थी, तो उसी दिन को हम मेमोरेबल बनाने के लिए। तो 40 में तो सम्मेलन हुआ था, 40 में मांग किया था, लेकिन अब भूल जाएंगे ना, कांग्रेस भूल जाएगी, अंग्रेज भूल जाएंगे, तो उसको याद दिलाने के लिए 23 मार्च 1943 को 3 साल बाद फिर से पाकिस्तान दिवस के रूप में याद दिलाया सबको कि हम भैया अभी मांग कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो उस दिवस के रूप में मनाया गया। और 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान दिवस, यानी मुस्लिम लीग ने इसको पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया 1943 में। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी कहानी रही। अब 14 जो है माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आता है, तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत पाकिस्तान का विभाजन भारत से हो जाता है 14 अगस्त 1947 को। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है। तो ये डेट याद रखना है, 14 अगस्त 1947। और 15 अगस्त को अंग्रेज भारत से चले जाते हैं। तो 15 अगस्त हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है और 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। ठीक, तो इस तरीके से माउंटबेटन प्लान योजना के अंतर्गत, माउंटबेटन प्लान योजना में स्पष्ट था कि भारत को 2 टुकड़ों में बांटना है। तो इसीलिए
उसको जो है माउंटबेटन प्लान कहा जाता है, और उस प्लान के अंतर्गत ही भारत को विभाजित करके 2 भाग, अब पाकिस्तान 2 भागों में बटा, एक तो इधर ये पश्चिमी पाकिस्तान और एक बांग्लादेश वाला इधर वाला क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, 2 भागों में विभाजित किया। क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम थे तो इधर भी इसको कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान, इसको क्या कहा गया, पश्चिमी। ये तो ओरिजिनल था, मतलब ओरिजिनल क्या, पाकिस्तान के रूप में ये ओरिजिनल था, क्योंकि इसका जनसंख्या एरिया ज़्यादा था और ये छोटा बच्चा था, तो ये लोग इस पर बड़ा जोर जुलूम करते थे। यहाँ पे इन्होंने अपनी सैनिक लगा रखी थी, यहाँ की जनता को परेशान करना, मतलब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजियत ये झाड़ रहे थे किस पे, बांग्लादेश पे। बांग्लादेश को अपना बच्चा समझते थे और इस पर अंग्रेज झाड़ रहे थे, उसको उपनिवेश बना दिया अपना, यानी मनमर्जी इनकी चलेगी और यहाँ के लोग बेचारे परेशान होते थे। अब बताओ ये इधर से जाते होंगे कि इनको समुद्र के रास्ते जाना रहता होगा, समुद्र के, तो भारत जाने नहीं देगा, भारत से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, हमसे जो है जा करके और अलग बनाए हो, और भारत के साथ 4-5 युद्ध कर चुके हो, 4 तो वैसे ही हो, 5वां जो 1999 का जो है कारगिल वार, तो ऐसे युद्ध कर चुके हो, तो क्यों इधर से जाने देंगे। तो इस तरीके से इधर से ये समुद्र के रास्ते जाते थे, तो बड़ा दिक्कत होता था। तो यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान एक बड़े लीडर थे यहाँ के, कहाँ के, बांग्लादेश के। उनके नेतृत्व में भारत की सेना के साथ इनकी मुक्त वाहिनी सेना, किसकी, बांग्लादेश की, बांग्लादेश की सेना का नाम था मुक्त वाहिनी, ठीक। तो मुक्त वाहिनी सेना और भारतीय सेना दोनों मिल करके यहाँ पाकिस्तान की सेना को पटकनी देते हैं, ठीक, उनको हराते हैं युद्ध में 1971 में। कब, 1971 में। और पाकिस्तान की पूरी आर्मी सरेंडर कर देती है, ठीक है, सरेंडर कर देती है, और 1971 में एक नया राष्ट्र पाकिस्तान से अलग होकर के बन जाता है बांग्लादेश। तो 1971 में बांग्लादेश का जन्म हो गया मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व। इसलिए पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे संबंध हमारे किससे हैं, बांग्लादेश से हैं, क्योंकि बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने के लिए भारतीय सेना ने जो है अपना योगदान दिया था, ठीक। तो इस तरीके से ये 2 राष्ट्र अलग होकर के भारत से निकल करके आते हैं, ठीक। तो यहाँ से कहानी अब आपको, हमको लगता है पूरे डेट वाइज समझ में आ गई होगी। यहाँ से कैसा भी प्रश्न आ जाए तो उसको भूलना नहीं है, क्योंकि बीजारोपण 1905 के बंगाल विभाजन से देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिक विभाजन था वो कर्जन के द्वारा, और उसके बाद में लॉर्ड मिंटो ने छौंका लगा दिया सुधार, मार्लिमेंटो सुधार के रूप में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था। अगर अब इमेजिन करो, देखो यहीं पर पढ़ने के साथ में आपकी कल्पना का भी विकास होना चाहिए। अब ये कल्पना करो, अगर गांधी जी पूना पैक्ट नहीं किए होते और पृथक निर्वाचन दलित वर्ग के लिए भी हो जाता, तो आज तो पाकिस्तान कह रहा हम अलग हो गए हैं, कल को भारत के दलित भी कहते कि हम भी अलग होंगे, परसों भारत के पंजाबी भी कहते कि हम अलग होंगे। इस चीज़ को गांधी जी बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने दलितों से कहा, तुम लोग हिंदू से अलग नहीं हो, हमारे ही भाई हो, इसलिए तुम्हें पृथक निर्वाचन की ज़रूरत नहीं है। अगर पृथक निर्वाचन आज तुमको मिल जाएगा तो कल तुम अलग राष्ट्र की मांग करोगे और भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग। इधर पंजाबी अभी भी आंदोलन करते रहते ना, तो इधर पंजाबी आंदोलन करेंगे जो है, और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में ये आंदोलन करेंगे। अब ये आंदोलन नहीं करते हैं या थोड़ा बहुत करते हैं, इसको दबा दिया जाता है, इसीलिए तो चीन इस पर हस्तक्षेप करता रहता है। अभी इस पर हमारा भारतीय सैनिक का कंट्रोल ना हो तो ये अलग हो जाए। यहाँ पर खाली ये गर्दन है, इस गर्दन को काट दे अगर तो ये अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं चिकन नेक। जैसे चिकन मतलब वो मुर्गी उर्गी होती है ना, मुर्गी मुर्गा क्या इसको चिकन बोलते हैं, तो उस चिकन की गर्दन पतली होती ना, तो ऐसी पतली गर्दन है, अगर इस गर्दन पे चाकू चला दिया जाए तो पूर्वोत्तर के सभी राज्य जो 8 राज्य हैं, वैसे 7 सिस्टर्स कहते हैं सिक्किम को छोड़ करके, तो सभी 8 राज्य भारत के मुख्य भूमि से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारे देश का जो संविधान है वो कुछ ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पर कोई अलग राष्ट्र की मांग ही नहीं कर सकता है, करेगा तो दबा दिया जाएगा उसको सैन्य कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है समझ गए, ठीक।